आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अभी तक हम लोगों ने जो कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक है एनसीईआरटी की क्लास 10th की, उसका चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है। चैप्टर 2 में हम लोग आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पहले वाले चैप्टर में जो रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, उन रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में दिया होगा कि कैसे कंजर्व करना है इन्हें, और ह्यूमन के इंटरेक्शन की वजह से इसमें क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, वो सब आस्पेक्ट को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जो पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए वो होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इसकी हेल्प से ही समझोगे आगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप अपने आसपास कुछ चीज़ें देखते होंगे। उन कुछ चीज़ों में कुछ लिविंग चीज़ें होंगी और कुछ नॉन लिविंग होंगी। लिविंग चीज़ों का मतलब आपने देखा होगा, कुछ एनिमल्स होंगे, आपके यार दोस्त होंगे, कुछ वायरस बैक्टीरिया होंगे जो कि आपको बीमार करते हैं। कुछ आप जल में देखते होंगे, लाइक वाटर के अंदर कुछ चीज़ें तैरती हुई, जैसे मछली वगैरह, फिश वगैरह, ये सब। वहीं आसपास आप देखते हैं कि एक सनलाइट आ रही है, एक वाटर है, एक आपके आसपास आप एयर है जो कि आप ब्रीथ कर रहे हो। तो इन सब का जो मिक्सअप होता है, इनको अगर आप बहुत ही एक एकेडमिक लैंग्वेज में लिखें तो ये तो हो गया बायोटिक रिसोर्सेज, जो जिनमें सांस ले रहे हैं जो, और जो सांस नहीं ले रहे हैं, जो कि लाइक कांस्टेंट टाइप से हैं, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, उन्हें बोल सकते हैं अबायोटिक। ठीक है। अब ये बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, देखिए, आप सांस ले रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप तो यहाँ बायोटिक हो और अबायोटिक कौन है, एयर। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, आपने सांस के रूप में क्या लिया, O2 लिया, लेकिन आप जब उसे एक्सेल करते हैं, लाइक बॉडी से निकालते हो उसे, तो CO2 के फॉर्म में निकालते हो। तो क्या हुआ, आपने कुछ इंटरेक्शन किया। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कुछ डिस्टॉर्शन किया है उस चीज़ में जो ओरिजिनल चीज़ आपने दी थी। तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन को हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अब इसी को आप डेफिनेशन में बदल दीजिए, वही हो जाता है इकोसिस्टम। तो डेफिनेशन में बदलेंगे हम, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। और वो क्लोजली एक क्या है, सिस्टम के रूप में देखने लगो तो उसी को इकोसिस्टम बोलेंगे। अब इसे अपने वर्ड्स में आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है। एक प्राइम एग्जांपल होता है इस चीज़ का, सनलाइट से जो फूड बनाता है प्लांट्स। मतलब सनलाइट है, वो ऐसे रेज आ रही हैं और वो लीफ पे पड़ेंगी, तो लीफ पे एक फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है, जो पिगमेंट बोलते हैं उसे, उसकी वजह से वो उसमें रिएक्शंस होती हैं अंदर, और रिएक्शन की वजह से जो सनलाइट एक कैटलिस्ट का काम करती है किस चीज़ को कन्वर्ट करने में। एक जो आप देख पा रहे हो CHO, ये चीज़ होती है, 3 एलिमेंट है, इनको कन्वर्ट कर देगी एक स्वीट से मटेरियल में जिसको ग्लूकोज बोल देते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसके इंटरेक्शन से, बायोटिक और अबायोटिक से। तो दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है। अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, अब जो ये वाला पोर्शन है, बायोटिक वाला पोर्शन है, उसमें 2 चीज़ें दिखती हैं आप लोगों को ब्रॉड लेवल पर। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 चीज़ें जो विजुअल होती हैं आपकी आंखों से आप देख पाते हो। जैसे तो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ये सब भी हैं जो कि आपको दिखते नहीं हैं नेकेड आई से, वैसे दिखते हैं किससे, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब जो ये बायोटिक वाला है जो विजुअलाइज कर पा रहे हो, उनमें ये सब चीज़ें आपको दिखती होंगी। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ छोटे छोटे जीव हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ ऐसे लाइक फ्लाइज वगैरह ये सब हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के और भी फ्लावरिंग प्लांट वगैरह हैं। या फिर लाइफ में जो मेराइन जो कल्चर होता है उसमें दिख पाएंगे आपको। समुद्र वगैरह के आसपास रहेंगे तो वहाँ पे जो फिश वगैरह ये सब दिखते हैं। इसको अगर क्लासीफाई करूँ मैं ब्रॉड लेवल पे, तो 2 चीज़ में डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ जो पेड़ वाली चीज़ें उन्हें एक साइड रख लेते हैं और एनिमल वाली चीज़ों को एक साइड रख लेते हैं। तो ये 2 कैटेगरी बन जाएंगी, जिनको कि बोलेंगे फ्लोरा एंड फौना। ये वर्ड यूज किया जाएगा आपकी बुक में अब इसके लिए। तो जो फौना वाला वर्ड है, फ्लोरा से कैसे समझेंगे आप, फ्लावर समझते हो, फ्लावर से रिलेट कर देना इसे। तो जो भी एनिमल, जो प्लांट वाली चीज़ें उसे फ्लोरा बोलेंगे, और फौना मतलब जो एनिमल वाली चीज़ें। तो 2 कैटेगरी हमारे पास आ चुकी हैं। अब आप जब पेपर में लिखोगे तो इन चीज़ों को जब भी रेफर करोगे तो फ्लोरा और फौना वर्ड यूज़ करोगे, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये जो है, इनमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी क्या होती है भाई, एक कोई पीले कलर की आपने देखी होगी फूल, फिर उसके अगले देखोगे रेड कलर का फूल है, फिर आपने देखा होगा एक प्लांट है, उसकी हाइट पहले 1 मीटर की है, कुछ की हाइट 5 मीटर की है, कुछ की बहुत ऊंची है, कुछ बहुत बड़े साइज़ के एनिमल हैं, बहुत छोटे साइज़ के हैं, कुछ पोलर क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ मतलब वाटर के अंडर रहते हैं,
कुछ लाइक कोल्ड ब्लडेड हैं, कुछ वार्म ब्लडेड हैं, ऐसे करके बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसको मैं जो क्वांटिफाई कर रहा हूँ ये बस एक जीरो जीरो, मतलब जितनी आप जीरो लगा सको पॉइंट से बाद में, और उसके बाद 1 लगाना, और आप समझो इतने परसेंट में गिना पा रहा हूँ, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है। अब इस डाइवर्सिटी को क्योंकि मैं किस में गिना रहा हूँ, बायोलॉजिकल चीज़ में, तो क्या बोल दूंगा, इसे बायोडाइवर्सिटी बोल दूंगा, ठीक है। क्योंकि बायो वर्ड मैंने क्यों ऐड कर दिया है, ये बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है डाइवर्सिटी। अब इसमें आपको बायो की रिलेटेड चीज़ें हैं तो बायोडाइवर्सिटी, या फिर और किसी एस्पेक्ट में और किसी फील्ड में आप बात करो तो उसके सामने ये वाला प्रीफिक्स लगा दो बस, देन ये वाला उसी वाली टाइप की डाइवर्सिटी बन जाता है। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मूव करते हैं आगे जाके, देन यहाँ पे आते हैं हम लोग कि आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ बात की गई कि इंडिया में ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेट है, थ्रेटन लिस्ट में आती है। मतलब कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन हुए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि सर्टेन नंबर थे इंडिया में इस बायोडाइवर्सिटी के। मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, लेट्स से इंडिया में 100 तरीके के प्लांट थे और 100 तरीके के ही एनिमल थे। उनमें से 20% ऐसे हैं जिनको कि वर्ल्ड लेवल पे हमने देखा है, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो 80 बचे हैं, अब 80 प्लांट बचे हैं और 80 ही एनिमल बचे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, इन पे एक इम्पैक्ट पड़ा है, किसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। किसके इंटरेक्शन की वजह से, ह्यूमन के इंटरेक्शन की वजह से। वो क्या इंटरेक्शन क्या है, ऐसा क्या किया ह्यूमन ने, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखेंगे, इसका एक क्वान्टिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है 10 to 20%, इसको आपको याद करना है, जिसे आप कोट कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये रहा जो आपके इसमें दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ मूव करते हैं हम लोग, इस क्वांटिफिकेशन को हमने क्यों किया है, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि इतना बड़ा पोर्शन हमारा एरोड हो रहा है हर साल, उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी लोगों की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो फैक्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले अपने हेडिंग पर। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे, अभी मैंने बोला था कि एनिमल्स थे और प्लांट थे, लेकिन क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उनका नाम दिए गए हैं, कुछ नाम क्लासीफाई कर दिया गया है कि वो किस लेवल पे हैं अभी एक्सटिंक्शन के, मतलब कितनी उनकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, 20% खत्म हो चुकी है, 40% खत्म हो चुकी है, 50% खत्म हो चुकी है। इस बेसिस पे उन्हें एक क्लासीफाई कर दिया। एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है IUCN। IUCN ने क्यों क्लासीफाई किया है कि जिससे पता चल सकता है कि किसको हमें ज़्यादा अटेंशन देना है। जैसे कि किसी की 80% खत्म हो चुकी है पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की, तो हम क्या करेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 20% वाले को नहीं करेंगे इतना फोकस, क्योंकि हमें पता है कि हाँ अभी हमारे पास टाइम है, उतने में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो उसके बारे में अवेयरनेस ऑल दोस्त, तो उससे आइडिया लगता रहता है कि हाँ कौन सा जो एनिमल है या फिर स्पीसीज है प्लांट की वो सब एंडेंजर्ड हैं, उसकी वजह से क्या कॉजेज होने वाले हैं, इसको हम स्टडी कर पाते हैं और प्रॉपरली उसे ट्राई करते हैं कि उसे ऐसा ना हो। तो ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन दिया है IUCN ने। IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये आपको पता हो जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एक NGO है। NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करती है, गवर्नमेंट जैसे काम करती है उसके थोड़ा सा विपरीत होती है उसका लॉजिक। वो मोस्ट ऑफ देम वर्क फॉर सोसाइटी, वैसे नहीं काम करती हैं कि प्रॉफिट अर्निंग उनका बेस नहीं होता है। तो ये जो IUCN है ऐसी एक संस्था है जो कि क्लासीफाई किया है उसने पूरे दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं स्पीसीज हैं उन सबको, तो उन्हें क्लासीफाई किया है, तो कुछ कैटेगरी बनाई है। वो कैटेगरी क्या है, ये वाला है उसका कंप्लीट डायग्राम, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा उसका सब सेक्शन दिया हुआ है। वो सब सेक्शन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक और स्लाइड है जिसमें कि और भी नए नए टर्म्स हैं जिनको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पहले इन्हें समझ लेते हैं। अगर आप रियल वाला जो उसका क्लासिफिकेशन है जो कि उन्होंने रियल में दे रखा है, तो वो ये है जिसको मैं समझा देता हूँ एक ब्रीफली। यहाँ पे कोई एनिमल है और इसकी एक स्पीसीज है, लेट्स से कि उसमें 10 लोग हैं, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हैं वो अभी पॉपुलेशन में। अब ये पॉपुलेशन है ना, इसमें सर्टेन नंबर लेट्स से कि एक कम हो गया अगले साल तक जाते जाते। कम क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी लिविंग सेल को फूड चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए आसपास जो कि उसके रहने में हेल्प करता है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आई, किस वजह से आई, वो ह्यूमन की वजह से आ सकती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है या फिर और कोई रीज़न हो सकते हैं। लेट्स से ये 9 रह गए। अब जो 9 रह गए उसके बाद ऐसा ही रिपीटेटिव साइकिल चलती रही, वो 8 बचे फिर 5 रहे और ऐसा करके 2 1 और 0 तक पहुंच गए।
इन्हीं लेवल्स को इसने क्वांटिफाई कर दिया, यहाँ पे एक नाम दे दिया है। जो सबसे पहला वाला है ये एक्सटिंक्ट, मतलब पूरी तरह ही ख़त्म हो गए दुनिया से, मतलब उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो वो जीरो हो गई है। फिर दूसरी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब दुनिया से, मतलब जो इनके नेचुरल हैबिटेट हुआ करते थे, जहाँ पे इनके घर हुआ करते थे, वहाँ से तो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ लैब्स वगैरह में उसे प्रिजर्व करके रखा गया है, तो उसे बोलेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो मतलब उसका जीनोम हमारे पास है, बाकी दुनिया से चले जा चुके हैं जैसे वो नेचुरली रहा करते थे। सिमिलरली एक और सब कैटेगरी बना दी उसमें रीजनली एक्सटिंक्ट, वही चीज़ है, पूरी दुनिया को छोड़ के आप एक इलाके पे आ जाइए। इलाका लेट्स से कि इंडिया में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई चीज़ खत्म हो गई तो हम बोलेंगे ये रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, भले चाहे नॉर्थ अमेरिका में अभी हो या फिर अफ्रीका में वो हो। तो ये कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि आप जो हैबिटेट है वहाँ से उनका बिल्कुल पत्ता साफ हो चुका है, जो नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट से मेरा मतलब क्या है, लेट्स से आपसे बोला जाए सांप कहाँ रहता है तो आप बोलोगे जंगल में। जंगल में कहाँ रहता है, वो बहुत सारे उसके लोकेशंस होते हैं, बेल होते हैं या फिर बहुत सारे और भी फूड चेन होती है उसके आसपास रहता है, जिससे कि उनसे इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऊपर वाले उसके फूड चेन के कुछ एनिमल्स हैं या फिर नीचे वाले कुछ एनिमल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। अब ये बैलेंस बिगड़ा तो क्या हुआ, ये वहाँ पे जीवित नहीं रह पाया, मर गया। लेकिन ऐसा ह्यूमन को पता चल गया तो उसने कुछ प्रिजर्व करके रख लिया उसकी प्रजाति को, और जो ऊपर वाली जो उसकी चेन है और नीचे वाली उसकी चेन है उसको मेंटेन किया उसने आर्टिफिशियली। किसमें? किसी कंट्रोल सिस्टम में। तो वो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कोई जू भी हो सकता है, कोई लाइक जीन बैंक के आसपास कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर बॉटनिकल गार्डन, इस टाइप से कोई भी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो प्रिजर्व करने के लिए एक सिस्टम हो सकता है। तो ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी हुई एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद लेट्स से कि उनकी बस एक प्रजाति बची है, तो उसे बोल सकते हैं आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत संकटग्रस्त है वो। फिर नीचे आएंगे उसके हिसाब से, लेट्स से कि 8 हैं, सॉरी 2 बचे हैं, 8 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो आप बोलोगे कि एंडेंजर्ड है। फिर 7 रह गए तो वल्नरेबल बोलोगे। तो जो लेवल है ना वो उस चीज़ पर डिसाइड किए गए कि कितनी उनकी स्पीसीज बची हैं और आगे आने वाले टाइम में कितनी गायब हो जाएंगी, जो कि एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हाँ इतने नंबर ऑफ डेज में प्रॉब्ली अगर ऐसा नहीं हो पाया तो देन ये वाले इतने नंबर ऑफ पीपल बचेंगे या फिर इतने नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज के एनिमल बचेंगे। तो इनके लिए इनको डिसाइड किया गया, सबसे पहला क्या है एक्सटिंक्ट, देन दूसरा है एंडेंजर्ड, तीसरा है सॉरी सेकंड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थर्ड इज एंडेंजर्ड, फोर्थ वन इज वल्नरेबल। अब देन जो फिफ्थ वाला है नियर थ्रेटन लीस्ट कंसर्न, ये बहुत ही कम होते हैं, इनको एवेल्यूएट किया जाता है, हर प्रजाति को एवेल्यूएट करते हैं, फिर देखते हैं उसके कितने एनिमल्स हैं वो सब हैं। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में। तो आपको याद रखना है आईयूसीएन का क्लासिफिकेशन क्या है, और क्लासिफिकेशन किस बेस पर है कि कितनी उसकी जो नंबर ऑफ पीपल वो स्पीसीज के जो एनिमल हैं या फिर प्लांट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, दूसरी चीज़, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में कितने ख़त्म हो जाएंगे कुछ आगे आने वाले 10 साल में या 5 साल में, उसके बेसिस पे इनको लिस्ट कर दिया गया। तो इसी को बोलते हैं आईयूसीएन क्लासिफिकेशन। आपको ये वर्ड याद होनी चाहिए, एक्सटिंक्ट, फिर उसके नीचे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर उसके बाद एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटन, इतना याद रखना। मूव करते हैं, ये तो था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किए गए, उनकी डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं बहुत ब्रीफली तरीके से। लेट्स से फर्स्ट है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल हमने बताया था वो कैटेगरी थी, उसमें क्या था, लाइकली टू मूव टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो। दूसरा वाला क्या है, रेयर स्पीसीज। ऐसा ही होता है कि एक टाइम के साथ साथ आपकी स्पीसीज खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, फिर क्या होता है, अब वो छोटे लाइक उसमें रह जाती है नंबर में। तो जब छोटे नंबर में रह जाती है तो वो कहीं पे अफ्रीका के किसी गांव में बहुत छोटी सी प्रजाति पड़ी है, तो आप बोलोगे वो रेयर स्पीसीज है, बहुत कम मिलती है, रेयर वाला। ऐसे अपने दोस्त से बोलता ना कि आप रेयरली मिलते हो मुझे, मतलब कभी कभार गलती से मिल जाते हो, ऐसा वाला है कि ऐसे वाले जो स्पीसीज होते हैं उनको बोलते हैं रेयर स्पीसीज। एक एंडेमिक होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 110% एग्जाम में आएगा। दिस इज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ये ध्यान। और पैंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। अब जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में। जैसे निकोबार रीजन है, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ पाई जाती है, या फिर जैसे मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, इसमें लिखा कि अंडमान में वाइल्ड पिग्स हैं, वो वहीं के एंडेमिक हैं। इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल। लेकिन एंडेमिक आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है दुनिया का, वहीं पे वो चीज़ पाई जाती है। ठीक है, लेट्स से कि एनिमल्स के रेस्पेक्ट में ये बात की जा रही है, वरना जो और भी चीज़ें होती हैं, लेट्स से
फसल वगैरह हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में होता है कि आपको पता है कि पर्टिकुलर आसाम चाय, जो आसाम की चाय है वो वहीं पे पाई जाएगी, या फिर ऐसा करके कुछ होता है। सिमिलरली एक्सटिंक्ट का मैंने बता ही दिया है, जो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है दुनिया से, उसके कोई भी एक भी जो इंडिविजुअल है वो बचा नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है, डिफरेंट कैटेगरी है उनमें से। एक नॉर्मल स्पीसीज होती है, मतलब अभी 10 हैं, लेट्स से कोई रेफरेंस पॉइंट पर, रेफरेंस पॉइंट मतलब आज के साल में 10 स्पीसीज हैं। जो मैं एग्जांपल बताया था उसी को यहाँ पे एनसीईआरटी में रिपीट किया गया और उसी को बताने की कोशिश की गई है। लेकिन बेसिक लॉजिक वही है, 10 हैं, उसमें से कम होते जाएंगे, देन वो कैटेगरी बना दी है इंटेंसिटी ऑफ उनकी लिविंग के ऊपर, मतलब उनकी जो जितनी ख़त्म हो रही है उसके बेसिस पर उसे क्लासीफाई कर दिया है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब जो हुआ इसके लिए, जो कि इंडिया का अगर हिस्ट्री देखें तो आज से पहले हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो 47 में आज़ाद हुआ मतलब किससे आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर्स ऐसा क्या करते थे, तो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनसीईआरटी में, क्या क्या ब्रिटिशर्स की बहुत सारी पॉलिसी थी जिनकी वजह से ये स्थिति आई है कि इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज हैं वो अब नहीं पाई जाती है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया आपके एनसीईआरटी में कि हाँ उन्होंने क्या किया था, लेट्स से यहाँ से जंगल साफ़ कर दिया, पर्टिकुलर रीजन से पूरा फॉरेस्ट एरिया को पूरा साफ़ कर दिया। और आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत डाइवर्सिटी होती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े लाइक एनिमल तक। आप देखते होंगे कि लीफ वगैरह इनको भी बफेलो वगैरह या फिर कैटल्स खाते हैं, तो ऐसे करके इस पर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कि इस रीजन को साफ करके क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पीसीज को उगाना स्टार्ट किया, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर, आप बोल सकते हैं क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला वीट की खेती लगाओ या फिर इसकी खेती लगाओ, शुगर केन की खेती लगाओ। तो क्या था, यहाँ पहले बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, लेकिन अब क्या हो गया, बस एक पर्टिकुलर जो फसल है उस पर ध्यान देने लगा। जब ऐसा होने लगा तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, तो आप उसे बोल सकते हैं हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा आप करके लिखना। इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं चीर पाइन का, और जो साउथ इंडिया में एक और था यहाँ पे एक मोनोकल्चर, टीक का मोनोकल्चर, ये दोनों को उन्होंने इस एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलेंगे ये एनरिचमेंट प्लांटेशन, मतलब एक ही तरह की प्लांटेशन को उसको एनरिच किया गया। एनरिच का मतलब उसका परसेंटेज बढ़ाया गया, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया गया। ठीक, अब आगे मूव करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटी थी जिनके कारण ये स्थिति आ पाई। तो वो स्थिति रही थी जिनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से मतलब क्या है, पेड़ खड़े हैं और मैंने उन्हें काट दिया, तो काट दिया तो क्या हुआ, उस पर जो इकोलॉजी थी वो सब डिस्ट्रॉय होगी उसकी वजह से। मतलब आपके लिए मेडिसिन आती थी और उस मेडिसिन से आपका क्योर होता था, ये पेड़ खत्म हो गया तो क्या पता वो मेडिसिन मिले न मिले, फिर इसके बाद ह्यूमन का भी जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो डिजीज़ है वो क्योर नहीं हो पाएगा, तो देन उससे डेथ होगी। दूसरी चीज़, इस पर बहुत छोटे छोटे पक्षी थे, उनके हैबिटेट्स थे, उन्हें मीटिंग वाला जो जगह मिलता था यहाँ पे, या फिर छोटे छोटे कीट थे वो या इसके आसपास अपनी लाइवलीहुड अपनी वो रखते थे, लाइफ रखते थे, तो वो सब भी यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हो आप, डिफॉरेस्टेशन से डैमेज होता है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रोड निकाल दिया किसी जगह से, किसी जंगल से, तो क्या होगा, वहाँ जंगल में जो लोग रहते हैं या फिर जंगल में जो एनिमल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, फिर उनमें उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। क्योंकि एक तो पहली चीज़ है कि ह्यूमन के इंटरेक्शन में आएंगे तो क्या पता है मैन और एनिमल कैन कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कि ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, दैन फिर ह्यूमन अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दे उस एनिमल को। दूसरा ये भी है कि जब उसे नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा, लेट से आपसे बोल दिया जाए कि आप रहो जाके अंडमान निकोबार में अकेले, तो आप क्या बोलोगे, वहाँ तो इंसान रहते ही नहीं है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ तो मुझे आसपास इंसान चाहिए जो कि जिनसे कि मैं बातचीत कर सकूँ, जिनके आसपास रह सकूँ, जो कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या बोलेंगे कि नहीं आप रहो, तो क्या रहेगा, ऐसा ही कुछ वो फील करेंगे एनिमल्स। लेट से कि ये वाला एरिया था जिसमें से हमने प्रोजेक्ट निकाल दिया, यहाँ से रोड निकाल दिया, तो ये वाले दो रीजन्स बन गए। अब ये क्या था, पहले यहाँ भी मूव किया करता था, अब यहाँ भी मूव किया करता था, अब लेकिन इधर वाले रीजन में रह गया वो, तो क्या रहेगा, उसकी जो नेचुरल लाइफ है उसे प्रभावित होगी, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये रहा तीसरा कॉलोनियल एरिया। कॉलोनियल एरिया में क्या हुआ, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। पहले तो बहुत सारे वहाँ पोचिंग वगैरह हुआ करती थी, राजा महाराजा उस टाइम पे जो बड़े बड़े गेम खेला करते थे या फिर एनिमल्स को मारा करते थे शौक के तौर पे, तो उसकी वजह से भी डैमेज हुआ। दूसरा, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए, रेलवे वगैरह लाए, ये सब उनकी वजह से बहुत सारे जंगल्स को काटा। तीसरा, चूँकि कॉलोनियल एरा में क्या चाहिए, कॉटन की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना जो प्लांट्स की, उन सबको ख़त्म कर दिया गया और उसमें पर्टिकुलर काइंड की एग्रीकल्चर मतलब कॉटन का प्रोडक्शन कराने लगे, या फिर नील की खेती वो सब होने लगा। ठीक है,
ट्रैवल एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, ट्रैवल एक्टिविटी में ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनमें से एक होती है झूम खेती, ये आपको याद रखना है, झूम एग्रीकल्चर। इसमें होता क्या है, ये हैं कुछ ट्रैवल पीपल, 10 लोग हैं। इन्होंने क्या किया, जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ज़मीन काटी, उसके पेड़ काटे, और जो ज़मीन है उस पर एग्रीकल्चर किया, मतलब कुछ वीट वगैरह उगाया। और वीट वगैरह उगाने के बाद उससे जो वीट निकला उससे अपनी लाइवलीहुड चल रही है। ऐसा 4-5 बार करेंगे, देन उन्हें लगेगा कि यहाँ के न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए, तो यहाँ से मूव कर जाएंगे दूसरी जगह, और दूसरी जगह जाके सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो क्या हो रहा है, यानी ये पेड़ काटते जाते हैं, देन मूव करते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ छोटे छोटे हैं तो क्या होता है, ये अपने आप आ जाते हैं, मतलब उस टाइम तक हो जाता है, रिप्लेसेबल होते हैं। लेकिन अगर लेट्स से कि डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि जो 20 साल 50 साल पुराना पेड़ है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है, तो देन वो रिप्लेस होने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। और जो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डैम है, डैम का मतलब ये रिवर जा रही है, इस पर हमने पानी रोकने के लिए यहाँ पे एक इसके जो फ्लो के जो परपेंडिकुलर हमने क्या बना दिया, एक वॉल बना दी। और वो वॉल है ना क्या काम करेगी, ये वाला जो नेचुरल फ्लो है उसे रोकेगी, और उस रोकने की वजह से हम क्या करना चाह रहे हैं, या तो एग्रीकल्चर के लिए कोई यहाँ पे कैनाल निकालना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलना चाहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसे। तो उससे क्या रहेगा, जो नेचुरली यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्पीसीज रहे होंगे, वो यहाँ पे मूव किया करते थे, वो जहाँ रुक गए तो उनकी नेचुरल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से उससे भी बहुत बड़ा डैमेज होता है। एक माइनिंग एक्टिविटी होती है। माइनिंग क्या है, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ओर है, ओर मतलब इसकी सोने की खान या फिर मेटल की खान। अब हम उसके साथ क्या करेंगे, अगर हमने उसे निकालने लगे तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाला रीजन है उसमें से जो प्लांट वगैरह है उनको काटेंगे। जब काटेंगे तो यहाँ की जो ऊपर वाली जो सतह वगैरह सब उड़ा देंगे, फिर नीचे से गड्ढे करने लगेंगे। तो ऐसा करेंगे तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम। ग्रेजिंग मतलब हम चराई वगैरह कराते हैं और फिर फायरवुड्स के लिए जंगलों को काटते हैं, वो सबसे भी ऐसा होता है। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो हमें ज़्यादा घर चाहिए, तो उसकी वजह से हम जंगल्स को काटेंगे, उसकी वजह से भी जो डिस्ट्रक्शन होता है एनिमल्स को। और बाकी चीज़ें भी होती हैं कि ज़्यादा लोगों की फूड की डिमांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनिमल्स को भी खाना स्टार्ट कर दोगे, तो उनकी जो नेचुरल जो वो है फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब होगी। एक होता है अर्बनाइजेशन, हम नए नए शहर बसा रहे हैं, तो नए शहर कहाँ बसेंगे, उनके लिए ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन कहाँ से आती है, हम जंगल्स को काटते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, फिर उस ज़मीन पर एक नए नए जंगल बसाते हैं, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये थी जो एक्टिविटी जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ एक यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। ये एक फैक्ट दिया गया है कि कुछ इंडिया के जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको हमने ख़त्म कर दिया है। 70% ऑफ इस सरफेस वाटर बॉडी पॉल्यूटेड, 40% ऑफ मैंग्रोव्स आर वाइप्ड। तो ये मतलब एक स्केरी कंडीशन को बता रहा है कि हमने जो एनवायरनमेंट के साथ क्या किया है पिछले कुछ सालों में, तो उस चीज़ को यहाँ पे एक फैक्चुअल रूप में दिखाया है। तो ये अगर आप कोड करके आंसर को लिखोगे तो देन आपका आंसर और इफेक्टिव होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या कॉज हुए, तो पहले ये यहाँ से स्टार्ट करो आंसर कि इतने परसेंट ये हो गया, सरफेस वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है, 40% मैंग्रोव नहीं है, वेटलैंड हमने 1/3 गर्म कर दी, वो गायब कर दिए हैं। वेटलैंड वो होते हैं जहाँ पर कि वाटर का लेवल है ना वो थोड़ा सा 6 मीटर से कम होता है, इवन इन हाई टाइड कंडीशन, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड। ये एक बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको आप यहाँ हाईलाइट करके, और इसे क्वेश्चन में इस डेटा को अगर आप कोट करेंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ये सब पॉइंट तो लिखने ही है, लेकिन इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा क्वान्टिफिकेशन है उसको लिख पाएंगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, और आपका आंसर थोड़ा सा 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स से जो डिफरेंस बनाएगा वो ऐसे ही चीज़ों से बनता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में, डिस्ट्रक्शन की क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या डायमेंशंस हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि ये जो लेट से कि हमने एक पेड़ काट दिया तो पेड़ की वजह से क्या लॉस हुआ है पूरे इन्वायरमेंट पे, अगर हम कैलकुलेट करें तो ऐसा ही कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल जो डायमेंशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या हो रहा है कि हमें पता है कि लेट से कि यहाँ से ये ख़त्म हो गया जेनेटिक्स वाला, लेट से कि वाला पेड़ ख़त्म हो गया, ये पेड़ ख़त्म हुआ तो इसके रिलेटेड जो भी जीन था या फिर इसके जो डीएनए था वो भी ख़त्म हो गया इसके साथ ही। तो ये ख़त्म होने से हमें क्या लॉस पड़ा, लेट से कि फ्यूचर में हमें कोई और स्पीसीज बनानी पड़े या फिर और कोई वैरायटी बनानी पड़े या फिर और कोई मेडिसिन बनानी पड़े, उसके लिए हमारे पास ये है ही नहीं जीन।
तो हम क्या करें, यहाँ पे एक जीन बेस को, जेनेटिक बेस को खो रहे हैं। तो ये इसका पहला इम्प्लीकेशन है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट होता है कि इन्वायरमेंट में अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हुआ है तो वो डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे कि लेट से आपने छोटी सी चीज़ बनाई, यहाँ से पेड़ काट दिए, पेड़ काटने की वजह से क्या हुआ, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ने लगी, और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लगी तो देन फिर उसकी वजह से जो हीटिंग फैक्ट है वो बढ़ा, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो ओशियन है उसका लेवल बढ़ा, और ओशियन लेवल बढ़ा तो देन फिर बहुत सारी और नेचुरल कैलेमिटी आनी चाहिए, और लाइक मानसून वगैरह आपका सब गड़बड़ा गया। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें डिस्प्लेस हो जाती हैं जो कि गड़बड़ है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पूरा सिस्टम पहले जो नेचुरली बैलेंस था वो नेचुरल बैलेंस है वो खो जाता है, और उससे बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। सिमिलरली सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट होता है इसका डिस्ट्रक्शन का। अगर आपने नेचर को गायब कर दिया तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो रहते हैं नेचर के साथ अपना एक बॉन्डिंग के साथ, वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक कल्चर्स होती हैं जो रीजनल कल्चर होती हैं जिनमें कि कुछ एनिमल्स या फिर कुछ प्लांट हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, सेक्रेड समझा जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो सब खत्म हो जाता है तो देन वो वाली कम्युनिटी भी अपने आप को ठगा महसूस करती है, और वो कम्युनिटी भी लाइक ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि उनकी बिलीफ इसी के साथ थी। तो बहुत सारी बिलीफ एक साथ चली जाती हैं तो देन प्रॉब्लम होती है। और सोशल कल्चर में एक ये भी दो लाइक लिख सकते हैं आप, ट्रैवल वाला पीपल, कि ट्रैवल लोगों की जो पूरी लाइफ है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, किस पे, वाइल्ड लाइफ पे और फॉरेस्ट पे। अगर ये सब गायब हो जाएंगे तो ट्रैवल जो पीपल हैं उनका भी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा। एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट होता है इसका। लेट्स से कि एक पौधा है, तो पौधे के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो इंसान ने वो पौधा लगाया उसकी इनकम उससे जुड़ी हुई है। अगर वो पौधा नहीं, गायब हो गया ये वाला पौधा, तो क्या होगा, उसकी इनकम ख़त्म हो जाएगी और वो पॉवर्टी की तरफ चला जाएगा। पहला एंगल। दूसरा वाला एंगल ये है कि वो जो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे और भी बिजनेसेस करता है। लेट्स से कि आपके घर में बहुत बड़ा पेड़ है, तो पेड़ से जो फूल पत्ती मिल रहे हैं वो फॉडर की तरह काम करते हैं, और फॉडर को आप प्लांट उनको एनिमल्स को खिलाते हैं, फिर वहाँ से आप मिल्क ले रहे हो, वो सब ले रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट, जो आपकी इनकम 2,000 रुपये थी पहले, इसकी वजह से बढ़ के 1,000 रुपये और बढ़ गए, जो मिल्क वगैरह की वजह से तो 3,000 हो गई। इसकी ख़त्म होने से क्या हो जाएगा, दोबारा 2,000 हो जाएगी। तो जब 2,000 हो जाएगी तो क्या है, इतना इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी, वो हम लोग इसको देखने की कोशिश करें। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विमेन एंड फैमिली। मतलब आपने देखा होगा कि ट्राइबल पीपल हैं उनका एक नेचर के साथ बॉन्डिंग इस टाइप से होती है कि वहाँ पर अधिकतर जो देवी देवता होते हैं, डाइटी होती हैं, वो सब विमेन होती हैं। तो वो एक सिम्बलाइज करती हैं कि ये चीज़ नेचर को रिप्रेजेंट करती है, तो उनका रिस्पेक्ट वहाँ ज़्यादा रहता है ट्राइबल पीपल में। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है ट्राइबल में, कि जो विमेन होती हैं वो घर में उतनी हिस्सेदार होती हैं जिनका कि जितना कि मेल। उसका लॉजिक क्या है कि घर में खाना लाने के लिए विमेन भी बाहर जाती हैं, और फिर वो जंगल वगैरह से जो पेड़ वगैरह काट के लाती हैं और उससे फिर खाना बनाती हैं। तो जब ये सब करती हैं तो उसमें वो घर में डिसीजन मेकिंग में उतनी रिस्पॉन्सिबल होती है जितना कि मेल। जो अपर सोसाइटी होती है या फिर मिडिल क्लास वगैरह होती है, उनमें क्या रहता है कि फीमेल घर पे रहती है, तो उनका जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो नहीं आ पाता, और जो मेल है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट रहता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा चलती है। तो यहीं से फिर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह आता है। और फैमिली वाला एंगल भी है कि लेट से कि अगर यहाँ पे पेड़ ख़त्म हो गए, अभी किसी इंसान को यहाँ से पेड़ से कोई खाना लाने के लिए या फिर पत्ती काटने के लिए या फिर वुड्स काटने के लिए कितना 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये वाला पेड़ ख़त्म हो गया और आपको चलना पड़ रहा है 50 किलोमीटर। तो जब 50 किलोमीटर जा रहे हो तो अपना फैमिली वाला जो टाइम है वो आप कहाँ बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पर। तो उससे क्या रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूल वाला, कि घर में खाना बनाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो फ्यूल कहाँ से आता है, जो ट्रैवल जो पॉपुलेशन है वो सब जंगल से ही लाती है अपना फ्यूल। तो वो उसके जो आस्पेक्ट है उस पर भी, इस वाले डायमेंशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं डिस्ट्रक्शन के। अब क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉय होगा सब कुछ, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, कि सरकार ने और कम्युनिटी है दुनिया की, उन्होंने बोला है कि हम इसे प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व और कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कंजर्व करने के लिए दो तरीके के जो इंडिया में मॉडल्स हैं वो दो तरीके के हैं। एक है गवर्नमेंट का मॉडल और एक है कम्युनिटी मॉडल। जो गवर्नमेंट का मॉडल है उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत सारे लॉ बनाएगी, वो सब करेगी, पनिशमेंट करेगी लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं। तो उससे क्या रहेगा, लोगों को भी डर रहेगा, तो जो हमारी नेचर है वो प्रिजर्व रहेगी, कंजर्व रहेगी। लेकिन वहीं कम्युनिटी वाला है, इसमें दो एंगल रहेंगे। एक तो रहता है कि बहुत सारी कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पवित्र समझती है,
लेट्स से कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उन्हें लगता है कि ये वाला पौधा उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसे काटने नहीं देंगे। एक तो ये होगा। दूसरा, किस कम्युनिटी है वो वहाँ हर समय रहती है, लेट्स से 24 घंटे उसी पर डिपेंडेंट है, लेट्स से कि ट्राइबल पीपल, तो वो उस वाले जो एरिया है या उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये वाला मॉडल होता है और उसके साथ में मिलके रहते हैं, उसे पहले ग्रो करते हैं, देन उसके बाद उससे फ़ायदा लेते हैं। तो ये दो मॉडल्स इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। अब इन दोनों मॉडल्स को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इसमें पहले गवर्नमेंट के एफर्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई रूल बना देगी, कोई लॉ बना देगी, उस लॉ से क्या करें, उसमें पनिशमेंट के प्रोविज़न कर देगी या फिर कुछ और प्रोटेक्शन, लाइक कुछ सब्सिडी टाइप से दे देगी या फिर कुछ मीजर्स दे देगी जिससे कि लोगों को डर लगे कि ऐसा ना करें। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स में। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स की हैं, तो वो क्या है एफर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट रहे हैं नेचर को कंजर्व करने में, तो आपको ये सब लिखना है। अब क्या था, जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद से 1960s में 70s में एक डिमांड थी कि इंडिया में एक लॉ होना चाहिए जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करे, जो कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे या फिर सोशल वर्कर थे, वो इस चीज़ की डिमांड करते थे। ठीक है, तो उसी के तहत गवर्नमेंट ने 1972 में एक एक्ट बनाया था। ये आपको 100% याद होना चाहिए अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो ये क्या रहेगा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको याद होना चाहिए। कब पास हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1972 में। तो 1970 में इम्प्लीमेंट हुआ। अब इस एक्ट के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि हम लोग इतना इसे पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 3 चीज़ के प्रोविज़न किए गए, ये ब्रीफली है जो कि आपके एनसीईआरटी में ब्रीफ में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे डीप में नहीं पढ़ा रहा। क्या क्या है, पहला जो एनिमल्स हैं या फिर स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है हमें। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, एक तो मीजर्स लिए गए कि जो जहाँ पर है उनको ही प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा कि जो दूसरी जगह प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वो ख़त्म हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए। जो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं उसमें जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर ख़त्म हो रही थी तो प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया, या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ऐसे करके प्रोजेक्ट चला दिए। एक तो ये काम किया। दूसरा काम किया कि इन्होंने कुछ लिस्ट निकाल दी कि ये एनिमल्स हैं, इनसे कोई टच नहीं करेगा। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एनिमल लिस्ट बनाई और हर साल उनका सर्वे होता है कि हाँ कौन कौन सी एनिमल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर उन्हें लगता है कि ये वाली स्पीसीज पे ह्यूमन की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो ह्यूमन के जो इंटरेक्शन है उसे रोक देते हैं। किसके तहत, इस एक्ट में कुछ प्रोविज़न करेंगे और फिर बोल देंगे कि ये वाले एनिमल को आप अब ट्रेड नहीं कर सकते, इस वाले एनिमल को आप मार नहीं सकते, ऐसा करके। आपने देखा होगा, आप रैट को मार देते हो, आपको कोई केस नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि रेड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो सरकार इस वाले एनिमल को ज़्यादा कंजर्व करना ही नहीं चाहती उस एक्ट के थ्रू। लेट से आपने टाइगर को ख़त्म कर दिया तो देन अगले दिन ही आप जेल में पहुंच जाओगे। क्यों, टाइगर ऑलरेडी कम है तो सरकार चाहती है कि इनकी जो ये कुछ एनिमल है इनको हमें कंजर्व करके रखना है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कुछ रूल बनाए। वो रूल क्या है, 1972 वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसा ही कुछ है कि जो ये एनिमल हैं वो रहेंगे कहाँ पर, एक एरिया में। तो जो एरिया डिसाइड कर दिए गए हैं कि जो कि प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। अभी प्रोटेक्टेड एरिया 4 टाइप के हैं इंडिया में, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कुछ मेजर जो है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क खोल दिया गवर्नमेंट ने बड़े बड़े लेवल पे। उसमें ये क्या कि यहाँ पे ये वाले एनिमल्स हैं सेफ रहेंगे और इनके आसपास कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए। ये दूसरा, वाइल्ड लाइफ की पर्टिकुलर एक वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि बफेलो है या फिर टाइगर है, वो अभी नहीं चल रहा सही से और उसका जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है सालों साल। तो सरकार क्या करेगी, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जानवर रह रहे हैं वहाँ उस एरिया को डिक्लेयर कर देगी कि यहाँ पे कोई इंसान अलाउ नहीं है, जिससे कि उन्हें फ्रीडम मिल सके और वो सब चीज़ें हों जो कि एक एनिमल के लिए होती हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन से लेके सब कुछ नॉर्मल हो, नेचुरल हो। तीसरा एक प्रोविज़न किया गया है जिसको बोलते हैं पनिशमेंट, कि अगर ये स्पीसीज हैं इनके साथ ऐसा किया तो आपको पनिश किया जाएगा। तो जो पनिशिंग के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ शेड्यूल बना दिए। इस एक्ट के अंदर शेड्यूल है, शेड्यूल ए, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। उन शेड्यूल में कुछ लिस्टिंग है कि टाइगर लेट से शेड्यूल ए में है, शेड्यूल बी में कोई और एनिमल है, शेड्यूल 3 में कुछ और है। तो उनसे बोला गया है कि शेड्यूल ए वाले से बिल्कुल टच किया तो लाइफ थ्रेट है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। शेड्यूल 2 वाले को मारा तो आपको ये वाली सज़ा होगी, ये वाली सज़ा। तो पनिशमेंट की भी कैटेगरी बनाई गई है, किसके बेस पे, उस वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और उसके एग्जिस्टेंस के बेस पे। तो ये जो प्रोविज़न किए गए हैं किस में किए गए हैं, वो किए गए हैं
इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 पास हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और 3 एस्पेक्ट पे ही आपको घुमा के बात लिखनी है। एक तो ऐसे लिखना, देखो ये है एक एरिया जिसमें कि एक एनिमल है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई आदमी है इस एरिया के बाहर जो कि इसके गेट पे खड़ा और बोल रहा है कि यहाँ कोई अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा पनिशमेंट, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, ये प्रोटेक्टेड एरिया, और ये वाला क्या है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, उनके बारे में लिस्टिंग वगैरह। तो ऐसे करके इस आंसर को लिखना है आपको। ओके, यही सब चीज़ जो मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 1970s में जो कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स बने, 1972 में एक्ट बना, फिर उसमें क्या किया गया, किस चीज़ से बचाने के लिए सरकार ने सब किया कि ये सब हंटिंग वगैरह ये सब बंद कर दिया। क्यों? जिससे कि उनके नेचुरल हैबिटेट बचे रहें जहाँ पे वो रहते हैं। वरना क्या होता है कि कहीं ऐसे एनिमल्स को छोड़ दो और इंसान भी जा रहा है वहाँ से, तो फिर वो जो उनका नेचुरल साइकिल है उससे वो डिस्टर्ब होते हैं। नेचुरल साइकिल में सब कुछ आता है, उनके ब्रीडिंग सीजन से लेके सब कुछ। तो उसमें क्या रहता है कि प्रॉब्लम आती है कि अगर वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे आगे, लाइक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो फिर आगे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, और नहीं बढ़ती है तो फिर वो कम होने लगते हैं नंबर्स में, जिससे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है। तो सरकार चाहती है कि वो उनको नेचुरल हैबिटेट्स में रखा जाए, जिनको कि नाम दे दिया गया क्या, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस टाइप से। ठीक है। और इसमें जो तीसरी चीज़ थी, स्पेशल एनिमल्स हैं उनको बेसिकली लिस्टिंग कर दिया गया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो इनको अभी ख़त्म नहीं होने देना है, और इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे कि कश्मीर स्टैग है जिसको हंगुल बोलते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं जो कि घड़ियाल भी बोलते हैं, या फिर सॉल्ट वाटर में क्रोकोडाइल होता है, या फिर फ्रेश वाटर वाला क्रोकोडाइल। एशियाटिक लाइन है, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका नाम दिया गया। ब्लैक बक है, चिंकारा, आपने सलमान खान वाला वो केस सुना होगा जिसमें कि सलमान खान को सज़ा हुई थी इस ब्लैक बक को मारने के लिए। क्योंकि ये कहाँ पे प्रोटेक्शन, क्यों सज़ा हो गई, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ब्लैक बक को नहीं मारना। ठीक है। तो ये चिंकारा इसका नाम है, इसको बेसिकली पॉपुलरली बोलते हैं। इंडियन एलिफेंट है, ऐसा ही कुछ लिस्टिंग, तो आपको एलिफेंट को मारना नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बर्ड है जो कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, राजस्थान के इलाके में। ठीक है। और उसकी स्टेट बर्ड भी है। तो उस वाले जो रीजन में उसको बहुत ज़्यादा लाइक प्रोटेक्शन दिया गया है। ऐसे ही स्नो लेपर्ड है, ये लेपर्ड आया और स्नो आया, तो स्नो से आप समझ जाने चाहिए हिमालयन रीजन में होगा ये, तो इसे वहाँ भी प्रोटेक्शन दिया गया। बेसिक क्या हो रहा है कि कुछ एनिमल्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, जो कि मैंने बताया था लिस्टिंग हुई है, उस लिस्टिंग में ये सब चीज़ें हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये सब लिख के आना है। लाइन का पता होना चाहिए, एशियाटिक लाइन हो गया या फिर चीता हो गया, और एक चिंकारा वाला लिख सकते हो। सलमान खान तो आपको याद ही रहेंगे, तो सलमान खान हो गया, और एक ये हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे भी याद रख सकते हो, जो कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। अब इसमें से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको कि हम पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में बड़े लेवल पर डिस्क्राइब किया गया है, वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि इंडिया का एक वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टारगेट सेट किए गए थे वो सब हमने अचीव किए हैं, और बहुत बेहतर तरीके से अचीव किए। तो वही है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा है तो कब स्टार्ट हुआ है, 1973 में। इसका मोटो क्या रहेगा कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन घट रही है उसे बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो उनकी नेचुरल लाइफ स्टाइल है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या रहता है, उसके नेशनल पार्क बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे, उसमें उसे रखेंगे। फिर उसकी जो फूड चेन है उसको पूरा मेंटेन करेंगे, और उसके नंबर्स को बार बार रेगुलेट करते हैं, उसे डिजीज से बचाएंगे, उसे बड़े एनिमल से बचाएंगे, ऐसे करके। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों ज़रूरत पड़ी, रीजन क्या थे, रीजन इसमें दिए हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इनको मार मार के इनकी ट्रेड कर रहे थे, उनको लाइक पोचिंग कर रहे थे, उनके हैबिटेट्स को ख़त्म कर रहे थे। और ह्यूमन पॉपुलेशन वगैरह रीजन है, जो मैंने पहले रीजन्स बताए ना आपको 7-8, उन रीजन्स को आप हर जगह डाल सकते हो। ठीक है। उसका भी यही रीजन था। अब ये ऑन द वर्ज ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब ये ख़त्म होने वाले थे, लेकिन सरकार ने इसके लिए स्टेप लिया। क्या लिया, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में। और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो बहुत सक्सेसफुली इसमें बहुत सारे जो नंबर ऑफ टाइगर हैं वो बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी कहानी पूछ ली जाती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को आपको याद करके जाना है। 1972 का एक्ट आया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर उसमें ये डेटा वगैरह आप कोट कर सकते हो जो इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सेम चीज़ को दिया गया है कि जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो किस टाइप से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे दिया है कि जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत टाइप से वो बनाए गए, इसके लिए एरिया बनाए गए, फिर और भी एरियाज़ में इसको किया गया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अराउंड 50+ इसके लिए एरियाज हैं जिसमें कि टाइगर को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही आता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई है, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एनिमल्स थे
उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी हम लोग कुछ देख रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ के सोर्सेज हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरी क्या हैं वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। आप ऐसे समझिए, पूरी दुनिया जब बनी होगी तो उसमें जंगल जंगल होंगे बहुत सारे, उनके बीच में ह्यूमन रहता होगा। कुछ ऐसे जंगल रहेंगे जहाँ पे ह्यूमन पहुँचता ही नहीं होगा। तो ये वाले जो जंगल है जहाँ पे ह्यूमन बिल्कुल नहीं पहुँचता था, तो वो बहुत डेंस होंगे और अपनी नेचुरल स्टेज में होंगे। तो नेचुरल स्टेज में उनको रख दिया गया हमने रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। वो रिजर्व फॉरेस्ट है, उन्हें नहीं उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है इंसान को, ठीक है। इनको रखा गया। ये सोर्स होते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये वाइल्ड लाइफ के बेसिकली वाइल्ड लाइफ और जितनी भी हमारी कंजर्वेशन एक्टिविटी है उनका सबसे प्राइम एग्जाम्पल होता है। दूसरे टाइप के जंगल कौन से थे, जो पहले नहीं थे इतने डेंस, लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत डेंस हो गए और हमें पता चला कि ओके यहाँ पे ह्यूमन की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमने कुछ एक्ट बनाया या फिर कोई रूल बना के और बोल दिया कि नहीं, अब से ये वाले जो फॉरेस्ट हैं इनको टच नहीं करना है। तो ये हमने प्रोटेक्ट किया है किससे, किसी एक्ट वगैरह से, सरकार के किसी डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इसको बोल जाएंगे हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा वाला क्या है, अनक्लास, मतलब और भी फॉरेस्ट होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, आपको दिखता है, लेकिन उनको क्लासीफाई नहीं किया गया, ना तो इस लिस्ट में डाला गया ना इस लिस्ट में डाला गया, लेकिन वो फॉरेस्ट हैं, तो उनको बोल देते हैं हम लोग अनक्लास फॉरेस्ट। बस इतना ही आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। अब जो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है कि इस वाले अगर देखें लार्जेस्ट एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट किसमें है, ये वाला 75% इसमें है, इसमें है, इसमें ऐसे दिया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्लासिफिकेशन का आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे किया गया है। दैट्स वाई मैंने इसे यहाँ पे कवर किया है। अब हम लोग देख रहे थे कि इंडिया में जो कंजर्व करने की जो स्थिति है उसमें 2 तरीके बताए गए थे हमने। एक कौन सा था, गवर्नमेंट, और दूसरा था कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट वाले एफर्ट्स हमने देख लिए। गवर्नमेंट वाले हमने क्या देखा, कि वाइल्ड लाइफ के लिए कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाई और फिर उसके बाद नेशनल पार्क ब्ला ब्ला। ऐसे ही एनिमल्स, ये था एनिमल्स के लिए, और ये प्लांट के लिए क्या किया इन्होंने, फॉरेस्ट बना दिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और फिर ये सब रिजर्व फॉरेस्ट या फिर अनक्लास फॉरेस्ट। ऐसे ही कुछ कम्युनिटी हैं, उन्होंने भी अपने जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी इसमें बताया गया आपके एनसीईआरटी में। तो जो ट्रेडिशनली क्या रहता है कि लोग अपने जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में पसंद करती है रहना। उसका लॉजिक क्या है कि उनके जो नेचर के साथ एक बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो वहाँ पे ही रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि सर्टेन कम्युनिटी या फिर ट्राइबल पीपल इस वाले इलाके में ही रहना चाहते हैं, वो मूव नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें उसके साथ कुछ बॉन्डिंग फील होती है। वो बॉन्डिंग क्या है, वो कुछ लाइक माइथोलॉजिकल रीजन हो सकता है या फिर कुछ इकोनॉमिक रीजन हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोड्यूस होता हो जिससे कि उनकी लाइफ चलती हो। ये रीजन हो सकते हैं। सिमिलरली इसमें वही चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि कंजर्व करते हैं उसमें ये सब रहता है, ये सब रहता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़। कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है कि 5 गांव हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमें ना इतने हेक्टेयर फॉरेस्ट, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट है, उसे भैरवदोई दकाव सेंचुरी नाम से डिक्लेयर कर दिया और बोला कि इसके रूल रेगुलेशन हम डिसाइड करेंगे और हमने जो वहाँ पर हंटिंग वगैरह उस सबको रोकेंगे, जिससे कि ये वाला रीजन है वहाँ पे फॉरेस्ट बचे रह सकें। तो ये एक एग्जांपल है कैसा, एक इंटरेक्शन का, जिसमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है। सिमिलरली इस टाइप से होता है कि बहुत सारे हैबिटेट्स हैं किसी नेशनल पार्क वगैरह में, विलेज के आसपास, वहाँ पर जो लोग हैं वो उसमें हेल्प करते हैं रिकवर करने में या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करने में। तो यही एक एफर्ट, लेकिन एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अलवर डिस्ट्रिक्ट वाला, ये आपको लिख के आना होगा। इसमें ये वाली चीज़ लिखे है, भैरव देव दखाव सॉन्चुरी, ठीक है। ये लिख के आओगे तो देन आप बिल्कुल ठीक, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। इंडिया में कुछ ना फेमस मूवमेंट हुए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हुए हैं। इनमें से सबसे पहले नाम आता है चिपको मूवमेंट, दूसरा आता है बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, और तीसरा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों आप इवन बड़े क्लास में भी जाओगे जब भी ये तीनों काम आएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं धीरे से आपको ब्रीफली बता देता हूँ चिपको आंदोलन में क्या हुआ था। चिपको आंदोलन में हुआ था कि ये पेड़ है लेट्स से, ठीक है, तो सरकार ने बोला कि ये वाले फॉरेस्ट हमें हटाने हैं, मतलब काटने हैं। लोग क्या करें, लोग इसका जो स्टेम है, इसका तना है, उससे चिपक गए ऐसे चारों तरफ और बोले कि इसको काटोगे तो हमें भी इसके साथ काट दो। तो सरकार ऐसा तो नहीं करेगी, तो सरकार ने क्या किया, जो ये लगाव था इस कम्युनिटी का, इसकी वजह से इस मूवमेंट को फिर बाद में बड़े रूप में ले जाया गया। लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी जब उसे काटने के लिए आते थे। फिर बाद में ये सब सरकार ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें नहीं काटना चाहिए। फिर और कोई वो जो प्रोजेक्ट जो सरकार बनाना चाहती है उसे और कहीं शिफ्ट कर दिया,
और ये वाला आंदोलन एक प्राइम एग्जांपल है कि नेचर के लिए लोगों ने अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश की। तो ये मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में और आप लोग गूगल करिए तो आपको पता चलेगा इसके बारे में बहुत कौन शख्सियत थे जो इसे मोबिलाइज कर रहे थे, लोगों को इधर से उधर बोल रहे थे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, कौन सी कम्युनिटी थी। ऐसा ही था बीज बचाओ आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी एमएनसी हैं, वो क्या करती हैं, हाइब्रिड सीड वगैरह बनाती हैं। उसकी वजह से अगर लेट से कि हाइब्रिड सीड है और ये वाला इलाका है आपका दिल्ली एनसीआर, ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल तरीके से जो बीज हैं वो रह रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज आपने इंसर्ट कर दिए तो कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन तो होगा इस वाले रीजन के जो बीज हैं, क्योंकि प्लांट पे पॉलिनेशन होता है तो वो एक दूसरे से मिक्सअप हो जाता है। तो इन्हें डर था कि यहाँ पर हमारे जो नेचुरल बीज हैं, ब्रीड हैं और वेराइटी हैं, वो सब पॉल्यूट हो जाएंगी क्योंकि हाइब्रिड बीज वगैरह इन सब से। तो सरकार, इसके लिए लोगों ने फिर आंदोलन किया और बोला कि नहीं, हमें ना ये सब हटाना है, ये सब जो हाइब्रिड वाले आए हैं बीज वगैरह इनको दूर करना है। तो इसके लिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। ऐसा एक एफर्ट था जिसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है। तो चिपको आंदोलन में क्या रखना है, वही 70s के टाइम पे जो मूवमेंट चल रहा था उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। अब देखिए इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, सरकार ने बोला है कुछ लोगों से, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से, कि भाई आप लोग है ना जो ये वाला एरिया है इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या करो, इसके लिए इंस्टीट्यूशन बना लो। तो इंस्टीट्यूशन कैसे बनाओगे, कोई अपने गांव की बॉडी बना लो जिसमें कि 5-6 लोग होंगे या फिर गांव के हर घर से एक इंसान होगा, इस टाइप से कुछ बॉडी बना लो जो क्या देखेगी, ये चीज़ देखेगी कि ये वाला एरिया प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सरकार क्या बोल रही है, सरकार खुद नहीं कर रही, किसी और से करा रही है। तो सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें और कौन है, कम्युनिटी इन्वॉल्व है। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, कि जॉइंट फॉर्म बन गया कि नहीं। तो जॉइंट जो मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेज किसको करें, इसको। सरकार क्या बोल रही है, आप लोग करना, जो भी पैसा चाहिए हम दे देंगे। तो क्या हुआ, दोनों मिलकर इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे कर रहे हैं, उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट हुआ था स्टार्ट, ठीक है। तो कब हुआ, 1988 के आसपास वाला ये रीजन था। और इस तरह से उन्होंने, ये पूरे डिपार्टमेंट के लोग थे उनके साथ टच में रहते थे और कम्युनिटी वाले उसको मैनेज करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो आसपास का टिम्बर प्रोड्यूसिंग जो वो था, लोग थे, वो उसे काट ले आते थे पेड़ पौधों को। तो अब लोकल लोग हैं वो काटने नहीं देते थे, कि नहीं, उन्हें पता रहता था कि ये है ही नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है उसका। तो उससे क्या रहा कि सक्सेसफुल प्रोटेक्शन रहा किसका, उस फॉरेस्ट का। तो ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, तो इसको याद रखना आपको, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ये तीनों चीज़ याद रखनी है, बीज बचाओ, चिपको एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये चिपको मूवमेंट है, ये उत्तराखंड में हुआ था। जॉइंट फॉरेस्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये उड़ीसा से स्टार्ट हुआ है। तो ये सब था इस चैप्टर में। इसके साथ साथ ही हमारा दूसरा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आएंगे हम लोग तीसरे चैप्टर पर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम चैनल है डाउटनेट का, प्लीज़ उस पर विजिट करिए, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर की ज़रूरत है, तो वो उस चैनल पर मिलेंगे। प्लस उस पर जो राकेश यादव बुक है, RS अग्रवाल बुक है, उसके सॉल्यूशंस भी हैं, तो वहाँ से वो भी एक्सेस कर सकते हैं। इन सब के साथ ही मैं लेता हूँ आपसे विदा। बने रहिए डाउटनेट के साथ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।